नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। रोहित भाटिया जी, लकी सिंह जी, राजपूत सुनील पठानिया जी, निखिल जी, कुलभूषण कटोच जी, साजन जी, अभिनव तनवीर जी, विनीत सिंह राजपूत जी, ऋचा राठौर, राजेश गुप्ता, अखिलेश राणा, राजेश गंगोत्रा जी, देवेंद्र जी, कौलदास जी, नितिन ठाकुर जी, अर्जुन जी, मनीष भारद्वाज जी। एक्चुअली में जब को बड़ी स्माइली आती है ना तो फिर नाम ऊपर चला जाता है, उसको देखना पड़ता है नीचे। सोनू ठाकुर जी, अब अभी सूद जी, रोशनलाल नेकू जी, राजेश गंगोत्रा जी, अखिल सोढ़ी, अखिल सूद, कल्पना शर्मा, खूबराम ठाकुर जी, एस कुमारी, अतिन सोनी, मनीष चौधरी, दीपक गुलेरिया, दीपक सिंह, शकुंतला शर्मा जी, सुनील कश्यप जी, चैन सिंह जी, राकेश मल्होत्रा जी, रास्ता रेगी हाउ यू, कुणाल ठाकुर, आशा गुप्ता, आशा सोपटा, ओम भाटिया, कुमारी सोनू, सतपाल भाटिया जी, सबको नमस्कार जी। डिम्पल राय जी, सुमिता जी, सुनीता चौहान जी, गरिमा जी, संजय जी, अमित डोगरा जी, अजय कुमार जी नमस्ते, अश्विनी कुमार बनियाल जी नमस्कार, संजय जरियाल जी, राजेश ठाकुर जी, संजीव मोंगा जी, सुरेंद्र कटोच जी, निहाल कपूर जी, अजीत ठाकुर जी, नरेश मेहता जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। सुबह के 9:30 बजने को है और मैं मॉर्निंग बुलेटिन लेकर रोज की तरह आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूँ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम लोग हाजिर हैं और आज की बड़ी खबर यह है कि अब अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास वैक्सीन चुनने का विकल्प रहेगा। जी हाँ, आप कोवैक्सीन, कोविशील्ड या कोई दूसरी वैक्सीन जो आपके इलाके में उपलब्ध है उसमें से कोई एक चुन सकते हैं आपने कौन सी लगवानी है कौन सी नहीं। यही नहीं, इसके अलावा आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपको ये फ्री में लगानी है या फिर आपको पैसे देने हैं। इसके लिए सरकार ने अपने कोविन पोर्टल पे कुछ बदलाव किए हैं। उन्हीं बदलावों में ये बदलाव भी सामने आया है। दरअसल 18+ के लोगों को वैक्सीन लगनी धीरे धीरे शुरू हो रही है। आज से पंजाब में शुरू हो रही है। पंजाब को अच्छा खासा कोटा मिला हुआ है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। तो आज पंजाब को 1 लाख नए टीके मिले हैं और आज वहां से 18 से 45 के लिए जो है टीकाकरण शुरू हो रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी ऐसा नहीं हुआ है। प्रदेश में अभी 1,60,000 के आसपास डोजेज हैं और प्रायोरिटी ये है कि जिनको फर्स्ट डोज लग गई है 40+ वालों को और जिनको लगनी है उनको प्रायोरिटी है। सेकंड डोज वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी इनमें और फिर उसके बाद जो एक सिस्टम बनाया गया है तो फर्स्ट डोज 45+ वालों को। तो अभी हिमाचल प्रदेश में 18+ वालों को वैक्सीन नहीं लग रही है, लेकिन जहां जहां लग रही है उस लिहाज से जो है अब कोविन पोर्टल में नए बदलाव किए गए हैं। नए बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब एक तो OTP आएगा और वो OTP आपको मैच करवाना होगा वैक्सीनेशन सेंटर पे, उसके बाद ही आपको मैसेज आएगा। अदरवाइज पहले होता क्या था कि आपको OTP आता नहीं था और जो तय समय है वो बीतने के बाद आप ऑटोमेटिकली, आप चाहे गए हैं चाहे नहीं गए हैं, आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ जाता था कि आप वैक्सीनेट हो गए हैं। तो रियल टाइम चीजें नहीं पता चल पाती थी, इनका बदलाव किया गया। इससे आंकड़े में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी जिसने नहीं लगवाई वैक्सीन वो तो आएगा ही लगवाने, नहीं लगवाएगा तो उसकी मर्जी है। तो ये नया बदलाव किया गया है। और अब आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको OTP आएगा। OTP आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा और इसे वेरीफाई करने के बाद ही आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। इससे वैक्सीन के डाटा में गड़बड़ी नहीं होगी। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, वैक्सीन के डाटा में प्रॉब्लम आ रही थी, कितनी लगी है इतनी नहीं लगी है। तो पोर्टल पर ये नए, इसके अलावा 6 ऑप्शन होंगे आपके सामने। 18 से 45 साल में आप किस कैटेगरी में आते हैं, गंभीर रोगी वाली में आते हैं, नॉर्मल में आते हैं, ये सारे ऑप्शन होंगे। और साथ ही साथ जो है आप अपना वैक्सीन का भी चुनाव कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की वैक्सीन जो है वो लगवाना चाहते हैं, क्योंकि अब कई जगहों पे एक से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। जैसे दिल्ली में कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है। हिमाचल प्रदेश में अभी ये फिलहाल नहीं होगा। एक तो 18 साल से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, दूसरा यहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड ही है। तो ऐसी स्थिति में भी, लेकिन फिर भी जो लोग दूसरी डोज लगवाने जा रहे हैं अब, क्योंकि इसके बाद क्योंकि अब नई वैक्सीन भी आ जाएंगी, वेरिएशन आ जाएगा, तो जो भी दूसरी डोज लगवाने जा रहे हैं वो काइंडली इतना सा जरूर बोलें कि मैंने पहली डोज जो है वो कोविशील्ड की लगवाई हुई है।
इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आपको दूसरी कोई वैक्सीन ना लगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इसके चांसेस नहीं है, फिर भी कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। हिमाचल में अभी कोविशील्ड ही आ रही है, अभी कोवैक्सीन नहीं आई है। लेकिन अब जो बाहर सुन रहे हैं हमारी इस खबर को, उनके लिए भी ध्यान रहे कि आपको अगर दूसरा डोज लगना है तो ख्याल रखिएगा कि पहला डोज जिस वैक्सीन का लगा है दूसरा भी उसी का लगेगा, अन्यथा आपको आराम की बजाय दिक्कत हो सकती है, या दिक्कत नहीं भी होगी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा वैक्सीनेशन का आपको, लेकिन दिक्कत हो सकती है इसमें। ऐसे जो है वो रिसर्च कहते हैं कि अगर अलग अलग वैक्सीन के डोज लगेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहां मल्टी वैक्सीन अवेलेबल है वहां आपको ये बताना जरूरी है कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है। अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो दूसरी डोज के लिए जाएं तो आप बताएं कि मुझे पहली डोज कोविशील्ड की लगी है। कोवैक्सीन लगी है तो आप बताएं कि मुझे कोवैक्सीन लगी है। अब स्पुतनिक भी शुरू होगी है, उसमें भी इसी तरह से रखें जो वैक्सीन आपको लगी है, क्योंकि देखिए ये जिम्मेदारी से काम निभा रहे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स और वो इस चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन कितने लोगों को वैक्सीनेट करना तो सुबह शाम तक कई बार ध्यान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में ये ले दे के आधे मिनट का मामला है, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो बाद में दिक्कत होगी, इसलिए उससे पहले ही आप आधे सेकंड में बता सकते हैं कि मेरी पहली डोज फलां वैक्सीन की थी। वही खत्म हो जाएगा मामला, वही उसके जो चांसेस हैं गलती के वो खत्म हो जाएंगे। तो ये आप देखिए, और उसके बाद बीते 9 दिन में देश में 35 लाख नए एक्टिव केसेस बढ़े हैं। हालांकि राहत ये है कि अभी पिछले 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे ये मामला गया था, बीच में भी गया था, लेकिन इस बार जो है ये 3,66,000 चला गया। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3,66,000 नए केस आए हैं और 3,53,000 ठीक हुए हैं। और सिर्फ इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 13,000 नए मरीज जो है वो जुड़े हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जुड़ने वाले एक्टिव केसेस जो है, बढ़ने वाले जो है वो कम हो जाने चाहिए। 3,66,000 नए आए हैं और 3,53,000 ठीक हुए हैं। अगर ये स्थितियां थोड़ी सी और सुधर जाएं तो मेरे देश जो है 10-15 दिन में सामान्य स्थितियों में आ जाएगा। और ये जो मारामारी मची हुई है कब्रिस्तानों में, शमशानों में, लाशों के, हॉस्पिटल में मरीजों के जो ढेर लगे हुए हैं, उससे हमको उन डराने वाले दृश्यों से हमको थोड़ा राहत मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो 3,66,000 नए आए और 3,53,000 ठीक हो गए, यानी सिर्फ 13,000 एक्टिव केसेस बढ़े हैं। हालांकि पिछले 9 दिन में 35 लाख नए केसेस आए हैं, ये हमारी चिंता का विषय है। डेथ भी कम हुई है, डेथ भी 3700 कुछ के आसपास हुई है पिछले कल, 3747 डेथ हुई है जी पिछले कल। और ये 4,000 2 दिन तक रहा आंकड़ा, 4,079, 4190 इस तरह से चला गया था, ये 4200 को टच कर रहा था, लेकिन अभी जो है ये 3747 आ गई है। आई होप कि इट्स नॉट अ संडे पिकनिक। ये पिछले कल संडे था तो डाटा उस लिहाज से थोड़ा मुझे लग रहा है, शक है कि इस तरह से कम आया होगा, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस लिहाज से रोज संडे ही रहे और कम होता जाए डाटा। अभी तक 2,26,00,000 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं इस देश में, 1,86,00,000 ठीक हो चुके हैं, 2,46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय देश में 37,41,000 लोग हैं और पिछले 9 दिन में ही इसमें से 35 लाख नए जो वो आए हैं। तो ये स्थितियां हैं। उधर दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है जी। तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम में आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी सख्त लॉकडाउन की शुरुआत आज से हो रही है। हालांकि 6 तारीख से लग गया था, लेकिन उसमें जो है कुछ बदलाव किए गए, हम लोग नहीं सुधरे और अब सुधारने के लिए हमको सख्त लॉकडाउन जो है आज से यह शुरू हो रहा है। पिछले लॉकडाउन 1 की तरह की जो परिस्थितियां हैं वो रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन 1 में इंडस्ट्री खुली नहीं थी, इस बार इंडस्ट्री खुली रहेगी, लेकिन उसमें भी सख्ती रहेगी। एसओपीज बड़ी सख्ती से जो है उसका पालन किया जा रहा है। तो अब तक 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है। कई राज्य लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें से नया नाम दिल्ली का है, पर हरियाणा का है और उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम में आज से 10-10 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। अब कई सरकारें इसको लॉकडाउन शब्द लेने से जो है वो घबरा रही हैं, वो इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दे रही है, लेकिन बात एक ही है, मकसद एक ही है, कोरोना की चेन को तोड़ना है। और इस उद्यम में अगर हमारी शमूलियत नहीं होगी, हमारी सहयोग नहीं होगी, तो सरकार चाहे जो मर्जी कर ले, फिर ये नहीं रुकेगा। ये रुकेगा तभी जब हम रुकेंगे। अगर लॉकडाउन के बावजूद हम लोग टोलियों में बाहर घूमते रहेंगे और पुलिस की नजर बचा के, प्रशासन की नजर बचा के, तो ये तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन की नजर में ना आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोरोना की नजर में नहीं आए। कोरोना की नजरें बड़ी खतरनाक हैं, वो आपके गेट के बाहर बैठा है, आपके गेट के बाहर से शुरू हो जाता है आपके ऊपर वार करना, और आप कितना बचते हैं कितना नहीं आप पे तय करता है। आप घर के भीतर हैं
कोरोना घर के भीतर नहीं आएगा जब तक आप उसको बाहर से नहीं लाएंगे। बाहर से आप कैसे लाएंगे? आप बिना मास्क के जाएंगे, आपको संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। आपके हाथ कहीं ऐसी जगह पड़ते हैं जहां संक्रमण वाले के पड़े हैं और उन हाथों को आप नहीं धोते हैं तो आप संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो 3 सिंपल से फार्मूले हैं। आप अपना मास्क लगा के रखिए प्रॉपरली, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका मास्क उतना कंपैटिबल नहीं भी है लेकिन आपने 2 गज की दूरी रखी हुई है तो सोने पे सुहागा है। और अगर हाथ धोते हैं तो फिर तो चारों तरफ सोने पे सुहागा है। तो 3 छोटी छोटी सी अगर चीजें हम लोग अगर 1 साल में भी नहीं सीख पाए तो दिक्कत है हमारे लिए, और इस दिक्कत को जितनी जल्दी हम दूर करें उतनी जल्दी हमको कर लेनी चाहिए जी। दिक्कतें और भी हैं। जोगिंदर नगर में कल प्रदेश शर्मसार हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन शर्मसार कल जोगिंदर नगर में हुआ है। एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, महिला थी वो, और वहां शमशान घाट का जो मैनेजमेंट था, जो भी था, उन्होंने शमशान घाट नहीं खोला। मदद तो क्या करनी किसी ने उनकी, बड़ी मुश्किल से 2 लोगों ने शव को जैसे तैसे घसीट कर चिता तक ले जाया गया बाद में, लेकिन काफी देर तक शमशान घाट नहीं खोला। बाद में प्रशासन के दखल के बाद शमशान घाट खोला गया और तब जाके जो अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन के कुछ लोग भी आए, लेकिन देखिए ये चीज समझ में थोड़ी सी आ जाती है कि एक तो कोविड के संक्रमण को लेकर अभी भी लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे फैलता है कैसे नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसलिए हुआ हो जाता है। ये मैं समझ रहा हूं। लोगों के मन में जो डर है, जो दहशत है, उसको प्रशासन भी उस तरह से नहीं निकाल पाया और 1 साल होने के बावजूद भी नहीं निकाल पाया। ये समझ में आती है। ऐसी स्थिति में भी जो घर के लोग हैं वो तो करेंगे ही संस्कार, लेकिन अगर आप उनको भी अड़ंगे अड़ाएंगे तो मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जोगिंदर नगर ऐसा नहीं था। मैं बहुत बार जोगिंदर नगर गया हूं। जो जानते भी नहीं है वो भी बड़ी तपाक से मिलते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इस संकट काल में वो अच्छाई क्यों दूर हो रही है, संकट काल का अवसाद है हम पर क्यों हावी हो रहा है, ये सोचना होगा। क्योंकि देखिए जिनकी डेथ हुई वो जोगिंदर नगर के ही थे, कल तक आपके प्रिय थे, सब जानते थे, सब मिलते थे, सब दूर से आते कि बहन जी आ रही हैं, माता जी आ रही हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर किसी की डेथ हो गई तो हमारे लिए सिर्फ इसलिए हम उसका तिरस्कार करना शुरू कर दें कि वो कोविड था, वो पीड़ित था, वो पापी नहीं था, वो पीड़ित है। कोविड से अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो पीड़ित की डेथ हुई है, पापी की नहीं हुई है। वो अपराधी नहीं है कि उसके साथ आप इस तरह से व्यवहार करें। अगर आप उस परिवार का सहयोग नहीं कर सकते अंतिम संस्कार में, कि आपको लगता है कि कहीं संक्रमणापन्न हो जाए, तो कम से कम उस परिवार को हरास भी मत करिए। ये मेरी आपसे निवेदन है, आप उसको हरास भी मत करिए। कब तक रोकेंगे? संक्रमण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि कब किसके घर में किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। खुदा ना करे आज जिन्होंने इस मामले में अड़ंगा लाया, कल उनके घर में कोई संक्रमण का शिकार हो जाए तो, खुदा ना खास्ता उसकी मृत्यु हो जाए तो। इस चीज को समझिए, किसी की भी इस संक्रमण के साथ कहीं भी मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात आखिरी सफर में बदल सकती है। ऐसी स्थिति में इस तरह ना करें। इससे पहले मेरे अपने जिले में हमीरपुर में 2 पंचायतों के लोगों ने प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर एक संक्रमित के शव को जलाने से मना कर दिया था। वो अड़ गए थे और अल्टीमेटली 16-17 घंटे तक उसका शव भटकता रहा और फिर उसको दूसरी जगह जाके नदौन में जाके उसका संस्कार किया गया। उसके बाद उन्हीं पंचायतों में अब तक 9 लोग मर चुके हैं। क्या उनका संस्कार नहीं हुआ वहां? इस चीज को समझना चाहिए। बड़े दूर नहीं है मामला। देखिए ये दूर नहीं है मामला, बहुत दूर नहीं है मामला। आप सुबह किसी को कुछ कहते हैं, शाम को वो चीजें आपके साथ पेश आ जाती हैं। इन 2 पंचायतों ने गुरियाम में जो डेथ हुई थी उसकी बॉडी को क्रीमेट करने से मना कर दिया, जबकि वो नॉर्मल शमशान घाटों में क्रीमेट नहीं किए जाते थे। उनको बकायदा इलाके की सबसे बड़ी खड कुणा खड जो है हमीरपुर में, उसके किनारे एक चिन्हित स्थान पे जो कोविड वालों के लिए चिन्हित किया गया था प्रशासन द्वारा, वहां जलाने के लिए जाया गया। लेकिन वहां की पंचायतें अड़ गई, पढ़े लिखे प्रधान है अड़ गए, पढ़े लिखे लोग हैं अड़ गए। अब क्या हुआ? पिछले 12-15 दिन में उन्हीं पंचायतों के लोग भी मारे गए हैं कोविड से, उनका संस्कार वहां हुआ। क्या दिक्कत थी? ये किसी के साथ भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अड़ंगे मत अड़ाइए। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, आपको लगता है कि आप डरे हुए हैं या आप इसको मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा सतर्क हैं इस मामले में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आपका जब जीवन खतरे में पड़ जाता है तो आपको कोई ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा कि आप अपना जीवन खतरे में डालिए, ठीक है। लेकिन आप मदद नहीं कर सकते तो आप कम से कम जो है अड़ंगा भी मत अड़ाइए।
मैंने कहा ना कि कब किसके साथ ये सिचुएशन हो जाए कोई पता नहीं है। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी शांति है, दिल्ली, मुंबई, बाकी शहर यूपी के आप तस्वीरें रोज देख रहे होंगे। अगर उसको देखकर भी हम सीख नहीं ले रहे हैं, जहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है कि हमारे परिजन का शव जो है जला दिया जाए, तो आप मैं क्या कहूँ, अब क्या फर्क रह गया फिर? ये हैवानियत है, ऐसा नहीं कीजिए जी। इसके अलावा कुछ और शरारतें भी हो रही हैं। बद्दी बरोटीवाला एरिया में एक कोविड पॉजिटिव शख्स शादी में पहुंच गया। पता तब लगा कि जिस आदमी ने उसका टेस्ट लिया था, जिसको पता था कि ये पॉजिटिव है, उसने उसको पहचान लिया। ऐसा भी मत कीजिए, कमाल करते हैं आप अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार वालों की जान को भी खतरे डाल रहे हैं। जिनकी शादी में जिन्होंने आपको मान दे के बुलाया, आपके घर वालों को, आप उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। आपसे ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में। इसी तरह जोगिंद्रनगर में भी एक मामला आया था इस तरह से, कोविड पॉजिटिव होते हुए एक व्यक्ति ने शादी में शिरकत करी, वहां डेथ हो गई। भैया, अगर आप खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर आप संक्रमण की चपेट में हैं, तो आप नियमों का पालन कीजिए। ये समाज आपका है, आप इस समाज के हैं, अन्यथा यही चीजें होंगी। किसी से किसी को कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, ये गलत बात है। तो चलिए जी, आज असम में नई सरकार शपथ ले सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा, कई उनको हेमंत भी कहते हैं, कई विश्वास भी कह देते हैं, कई शर्मा या शर्मा में कोई भेद नहीं करते। अब उनका पूरा नाम जो है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब सबके ध्यान में तो हेमंत है, ह को छोटी को, हेमंत बिस्वा शर्मा, शर्मा सब्जी वाला सर। तो हेमंत बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्बानंद सोनोवाल को हटा दिया गया है, एक तरह से उनको मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनाया गया, पिछली बार वही थे, उन्हीं की अगुवाई में इलेक्शन लड़ा गया और जीता भी गया, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। संभवतः उनको शायद केंद्र में लाया जाएगा, ऐसी भविष्य की राजनीति लग रहा है कि है। लेकिन हेमंत की जो ताजपोशी है, उसने कुछ नए पैरामीटर्स भी बीजेपी में तय किए हैं। अब वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस से आके बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं। 5 साल पहले कांग्रेस से आए थे और 5 साल में शुद्धिकरण के बाद अब ये बीजेपी में मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी की सरकार के। वो पहले बीजेपी की पहली ऐसी सरकार होगी जिसके मुख्यमंत्री कांग्रेस से आयातित और बीजेपी में शुद्धित होंगे। तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं। कई लोगों के लिए द्वार खुल रहे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हाल ही में, चाहे वो माधवराव सिंधिया हैं, चाहे वो कुछ जाने वाले हैं, चाहे कुछ आ चुके हैं। उन लोगों के लिए ये संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। उधर आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी संसद से विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ उनकी पार्टी के एक दल, पुष्प कमल दहल प्रचंड जिनको कहते हैं, उनके जो सहयोगी सदस्य थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद उनको जो अपना विश्वास मत हासिल करने के लिए दोबारा से सदन में विश्वास लेना पड़ा। तो वो ले पाते हैं नहीं ले पाते, इस पर भी नजर रहेगी। असम के मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा आज शपथ ले लेंगे। उनका मंत्रिमंडल में क्या आता है क्या नहीं आता ये देखना होगा। ऐसी संभावना है कि वो अकेले शपथ लेंगे। उधर अटल टनल के पास कल हल्की बर्फबारी हुई, उसके बाद एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और आसमानी बिजली गिरने से सिरमौर में भी एक युवक की मौत हो गई है। 15 मई तक मौसम अभी इसी तरह से खराब रहेगा। ये बढ़ रहा है, पहले 13 आया था, फिर अब 15 आ गया। 15 मई तक मौसम इस तरह से खराब रहेगा। कई जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट की जो है वो घोषणा की गई है मौसम विभाग द्वारा, और इसमें अधिकांश जगहों पर कहा गया है कि अंधड़ और बारिश, ओलाबारी इसका जो है प्रकोप रह सकता है। तो अगर ओलाबारी होती है तो निश्चित तौर से सेब, पलम, मटर, गेहूं, टमाटर इत्यादि को नुकसान होगा और ये जो है कंगाली में और गीला आटा कर देगा, आटा गीला कर देगा कंगाली में। इससे जो है सब्जियों के दाम भी महंगे होते हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते फिलहाल सब्जियों के दाम जो है वो नीचे आ गए हैं, क्योंकि बाहर ज्यादा सब्जियां नहीं जा पा रही हैं। तो लोकल सब्जियों की खपत लोकल है और 3 घंटे के भीतर ही उसको जो है निपटाना भी है। तो ये है 3 घंटे के लिए जहां जहां बाजार खोलेंगे, क्या क्या टाइमिंग रहेगी ये भी मैं आपको बता दूं। कांगड़ा में सुबह 8 से 11 बजे तक, शिमला में 10 से 1 बजे तक, हमीरपुर में 8 से 11 बजे तक, सिरमौर में 8 से 11 बजे तक, सोलन में 8 से 11 तक, बिलासपुर में भी 8 से 11, ऊना में 8 से 11, कुल्लू में सुबह 10 से 1 बजे तक, मंडी में भी 10 से 1 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, चंबा में 10 से 1, लाहौल स्पीति में 11 से 2 और किन्नौर में 9 से 12 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। बाजार का मतलब है कि जो आवश्यक वस्तुओं की चीजें हैं जिनको निर्देशित है निर्देशिका में, वही खुलेंगी, उसके अलावा कोई दूसरी दुकानें नहीं खुलेंगी जी। थैंक यू वेरी मच जी, और अपना ध्यान रखिए। धीरे धीरे चीजें जो है वो सुधर रही हैं और
देखिए कल हमारे यहाँ भी कम केस आए थे, लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि वो संडे की वजह से थे। तो देश में जरूर आज जो है सिर्फ 13,000 नए एक्टिव पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं, ये एक अच्छी बात है। आज देखते हैं इसमें कितना फर्क रहता है कितना नहीं रहता है, लेकिन अगर इसी तरह से फर्क घट जाए, क्योंकि पहले 80,000 और 1 लाख के बीच में केसेस जो है वो एक्टिव आ रहे थे, अभी कल सिर्फ 13,000 का फर्क रह गया। अच्छी बात है, ये थोड़ा लॉकडाउन का असर भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग बिना लॉकडाउन के मानते नहीं है। तमाम राज्यों में एक बार फिर से अपने जो हिमाचल प्रदेश के जो मेरे प्रबुद्ध दर्शक हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप नियमों का पालन कीजिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो कोविड का प्रसार जो है वो होता रहेगा, कोविड फैलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। दूसरा, आपको भी नुकसान होगा। कल पहले ही दिन, हालांकि टेक्निकली सप्ती का आज पहला दिन है, लेकिन पिछले कल संडे वाले दिन भी 4 लाख रुपए के चालान वसूल किए गए हैं। 4 लाख रुपए चालान के रूप में पुलिस ने वसूले हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया था, कोई बिना मतलब के घूमी जा रहा था, और कई जगह 4-5 लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो ये जो है नियमों के तहत कार्रवाई जो हुई है, उसमें देखिए पिछले कल जो हमारे पास 24 घंटों के दौरान का डाटा आया है, 586 लोगों के चालान हुए और 3,98,000 यानी 4 लाख के आसपास जुर्माना वसूला गया है। 122 चालान कांगड़ा जिले में हुए हैं, मंडी में 89 और पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी में 40 चालान काटे गए हैं। लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां कोई उल्लंघन का मामला नहीं आया। लाहौल स्पीति से सीखिए, हम ये कह रहे हैं, आपको बड़े बार कह चुके हैं, लाहौल स्पीति से सीखिए। उन्होंने अपने मंत्री को कह दिया था कि क्वारंटाइन हो जाओ। तो इन चीजों की जरूरत है जी। तो बाकी जगह पे भी इस तरह से मंडी ऊना में 5-5 चालान हुए, 3 FIR भी दर्ज हुई है यहाँ पे, और सोलन में 13, ऊना में 38 चालान हुए हैं, सिरमौर में 47, हमीरपुर में 40, शिमला में 63 चालान हुए। कुल मिला के 600 लोगों के चालान हुए, 586 लोगों के जी चालान हुआ और 3,98,000, लगभग 4 लाख रुपए जुर्माना। तो आपका क्या, आपका डबल नुकसान हो रहा है, आपके पैसे भी जा रहे हैं और आप संक्रमण के प्रति भी संवेदनशील हैं, क्योंकि संक्रमण भी खत्म नहीं होगा। और अगर इस तरह से ही मस्तियां हमारी जारी रही, इस तरह से हमने नियमों की उल्लंघना करी, तो ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, ये लिख के ले लीजिए आप, क्योंकि बाकी राज्यों में भी यही हो रहा है। इसलिए सरकार भी मजबूर होती है, सरकार की मजबूरी को भी समझिए और सरकार को सहयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राकेश कुमार जी ठीक है, लेकिन अभी ये समय भी हम, ऐसा नहीं है कि हम सारी लातों के भूत हो जाएं, अभी नहीं है। अभिषेक पराशर, अभी हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन उतनी नहीं है कि एकदम से 18 साल वालों के लिए खोली जाए, तो फिर एक ही दिन में 1 लाख लग जाएगी, तो पता लगे कि हमारे पास अभी है ही 1,60,000 डोजेज। आपने घर पर काम लगाया जी, तो आप जो है अगर आपके मजदूर 5 किलोमीटर से आते हैं तो उनको कहिए कि आप आएँ, वो पैदल आएँ, और नहीं आ पाते तो फिर उनके घर, आपको अपने घर के आसपास ही जो है, वर्क प्लेस के आसपास ही उनके रहने का इंतजाम करें। और अगर नहीं कर सकते तो आप उदय जी अपना जो घर के निर्माण का काम है उसको 17 मई तक डिले कर दें। इसके बस 3 ही हल है जी। पहला हल ये है कि आपके मजदूर पैदल आए, दूसरा हल ये है कि आप घर के आसपास ही उनको रखें, और तीसरा हल ये है कि अगर 2 हल नहीं होते पहले, तो तीसरा हल ये है कि आप 15 दिन डिले कर दें घर के कार्यक्रम को, क्योंकि जान है तो जहान है। संक्रमण से बचे रहेंगे तो घर भी बनते रहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। गरिमा ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच। अमन खातून जी नमस्कार। अमना खातून, विनोद वालिया जी थैंक्स। अभिषेक प्रसाद जी धन्यवाद। आज कितने केस? आज ही आएंगे, शाम को आएंगे। जमीत मिट्टू जी शाम को आएंगे केस जी। रजिस्टर हो गई है तो फिर आपको बुलाएंगे जी, या आपको मैसेज आएगा भूपेंद्र पाल जी उसी पे कि आपको कब लगनी है। थैंक यू।